नमस्कार घंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे भारत के उस भविष्य की जिसको लेकर के हम कहते हैं कि भारत का भविष्य है। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो कॉलेज लाइफ में या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखने जा रहे हैं। कोविड ने दुनिया को बदला है, दुनिया के सामने चुनौती पैदा की है, लेकिन हम ये देख के चलते हैं कि आज जिसने 12th पास की है वो कल का भविष्य है और भारत का भविष्य वही तय करेगा। आज नहीं कल कोई ब्यूरोक्रेसी में जाएगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बने, कोई लॉयर बनेगा। बहुत सारी अपने अपने ख्वाब लेकर के चलते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 15-17 महीने से हम लोग एजुकेशन के लॉकडाउन में हैं और बेशक जहां स्कूल खुली है कहा ही जा रहा है कि हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, वापस कोविड की एक लहर का सामना करना पड़ा है। लिहाजा ऐसे में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। होगा क्या, ये बड़ा सवाल है पेरेंट्स के सामने भी, टीचर्स के सामने भी और स्टूडेंट्स के सामने भी कि भविष्य का होगा क्या। चलिए, स्कूल से जो पास आउट में हैं वो तो कोई नहीं, ऑनलाइन क्लास देख करके उन्होंने स्कूल्स भी देखे हैं कि हमारे वो टीचर्स हैं, ये क्लासरूम है, ये सारी चीजें देखी हुई हैं, वो प्रैक्टिकली उस फेस को देख भी लेगी। लेकिन जो आईआईटी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो लोग भी अभी प्रोफेशनल डिग्री जो लेना चाह रहे हैं ऑनलाइन है। ऐसे में होगा क्या, प्रैक्टिकली या फिजिकली उन्होंने इंस्टीट्यूट्स को देखा नहीं। अभी बहुत सारे लोग हैं फीस दिए जा रहे हैं, तो एक बड़ी चिंता है ये, इसमें क्या हो सकता है। हमारे साथ आज इसी पैनल में जुड़े हुए हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीन माथुर साहब, शिक्षाविद हैं। हमारे साथ सुप्रीति पालीवाल जी, मनोवैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ अर्चना व्यास जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कैरियर काउंसलर हैं। माथुर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। सर, आप प्रिंसिपल भी रहे हैं और डीन भी रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है सर, क्योंकि हम इस फेज में केवल स्किल यही नहीं है कि बच्चा चलिए एक स्क्रू टाइट करना जानता है या दूसरे काम सीख सकता है, वो नहीं। जो बच्चा लगता है वो स्किल्ड है, जो 12th पास करके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आ रहा है, लेकिन उसने वो सब चीजों को 17 महीने से या 15 महीने से फेस किया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। सर, ऐसे में होगा क्या, कोर्स कटिंग कर दी गई, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम दिए, कईयों ने एग्जाम दिए ही नहीं, सीबीएसई में कोई एग्जाम नहीं हुआ, स्टेट बोर्ड में एग्जाम नहीं और सबको पास कर दिया गया। पहली बार सीबीएसई के इतिहास में, स्टेट बोर्ड्स के इतिहास में 99+ जो रिजल्ट रहा है, और फर्स्ट डिवीजन भी देखिए हम 90% के ऊपर हैं। तो ऐसे में होगा क्या सर? देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टूडेंट जो हैं वो पास हो गए हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, अधिकतर स्टूडेंट्स के 90-95%, बहुतों के 99% मार्क्स भी हैं। लेकिन स्टूडेंट्स का जो उनकी सक्सेस है उसका परसेंटेज से कोई कनेक्शन नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट ने कितनी नॉलेज एक्वायर करी है, कितना उसका स्किल डेवलपमेंट हुआ है, उसकी टोटल होलिस्टिक पर्सनैलिटी क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस है जी। और स्टूडेंट्स की कॉम्पिटेंस में एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि आपने 12th में बहुत अच्छा नंबर लिया है, 90% लिया है, 95% लिया है, अभी नहीं, पहले भी मान लीजिए आपने 3 वर्ष पूर्व भी आप 95% लिया है। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद आपकी क्या स्थिति रही, अगले 5-6 वर्ष में क्या आपने हासिल किया, कितना आपने स्किल डेवलपमेंट किया, कितना आपने नॉलेज एक्वायर करी, अपनी टोटल पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करी, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस है। और ये जो चीज़ें हैं ये अभी मिसिंग है ऑनलाइन एजुकेशन में। ऑनलाइन एजुकेशन जो पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं अपन भारत में हुई, लेकिन इससे टोटल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने किसी तरह से एग्जामिनेशन पास कर लिया, फेयर अनफेयर मीन से भी कई बच्चे पढ़ते रहे, एग्जामिनेशन भी पास कर लिया, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वो आगे जाके एग्जामिनेशन जिनकी आप बात कर रहे हैं, कोई ICS है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के, उसमें कोई सक्सेस हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि आगे जाके जो है बहुत अच्छे डॉक्टर बने, बहुत अच्छे इंजीनियर बने। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका दृष्टिकोण क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनका विजन क्या है और उनका टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। अभी ऑनलाइन क्लासेस से होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है, टीचर से प्रैक्टिकल इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। तो टीचर जरूरी नहीं कि क्लास में ही आपको को गाइड करे, टीचर जो है क्लास के बाद भी गाइड कराए, वो तो मिसिंग, 100% मिसिंग है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टीचर टीचर्स मोर आउटसाइड द क्लास देन इनसाइड द क्लास। अब वो आउटसाइड द क्लास का तो कंसेप्ट ही नहीं है। वो तो लेक्चर दिया, आपने पढ़ लिया, थोड़े बहुत अपने
ऑनलाइन आपने जवाब दे भी दिए, मान लीजिए सही भी दिए हैं। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 1.5 घंटे के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। आप बताइए कि उनका क्या डेवलपमेंट होगा। आईसीएस में ऐसा होगा कि 10 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। तो बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूँ सर आपके पास में, वापस लौट रहा हूँ सर आपके पास में। डॉक्टर सुप्रीति के पास में जाना चाहूंगा। मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप एक व्यक्ति, किसी की भी मनोवैज्ञानिक एक मनोदशा को देखते हैं, वो पेरेंट्स की भी हो सकती है, टीचर्स की भी, एक स्टूडेंट्स की भी। ये बात ठीक है कि कोविड की जो पोजीशन आज बनी हुई है कल नहीं रहेगी। साल 2 साल जब भी होगा हम रूटीन लाइफ में आएंगे और सब कुछ नॉर्मल होगा, एक उम्मीद है। क्योंकि महामारी पहली मर्तबा नहीं है, बहुत बार आती रही है। लेकिन अभी जैसे सर कह रहे हैं कि हम 3 साल का माफ करिएगा 3 घंटे का जो टाइम लेकर के चलते हैं एग्जामिनेशन में, वो 1.5 घंटे का, और उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने जो 5 करने होते थे पहले, किसी में 10 भी, अलग अलग वो पैटर्न रहा है। उन बच्चों की स्थिति, क्योंकि जब 30% आपने कोर्स कर दिया, 40% कर दिया, तो बच्चा कोई भी नहीं पढ़ता, फिर उसको 60% उसको टच भी नहीं करते हैं। क्या ये सारी चीजें, ऐसा तो नहीं बच्चे के मेंटली उसको प्रेशराइज करे कि मेरे को भविष्य अच्छा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये चीज तो मैंने देखी ही नहीं थी। ये स्थितियों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर हर जगह कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? देखिए सर, मैं नवीन माथुर सर ने जो बात कही, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। और सिनेरियो अभी ऐसा है कि हमें सिनेरियो के साथ तो चलना ही है। फ्लो जो है उसमें हमें जाना ही है। पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए ये 1.5 घंटे का पेपर जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। सर के टाइम और हमारे टाइम, मेरे टाइम की भी अगर मैं बात करूं, मैं सर से तो बहुत जूनियर हूं, पर हम लोग करीब करीब पूरा कोर्स ही हम पढ़ के जाते थे। हम लोग चॉइस के लिए कुछ नहीं छोड़ते थे। और आजकल जो बच्चे हैं, दे प्रेफर कि हमें ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कर लें हम। बट ये जो मेंटल इफेक्ट जो पड़ रहा है, जो स्ट्रेस पड़ रहा है, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 3 घंटे, जिनके लिए 3 घंटे का पेपर भी कम पड़ता है, 3 घंटे भी कम पड़ते हैं क्योंकि उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। अब वो बच्चे जो है वो पढ़ नहीं इसलिए पा रहे हैं क्योंकि 1.5 घंटे में हमें पेपर कंप्लीट करना है, तो हम क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर प्रॉब्लम एक जो आ रही है, हमारी थॉट के साथ आ रही है। मैं यहाँ पर एक 10-90 का रूल है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम 10% ऑफ लाइफ इज व्हाट हैज हैपेंड टू अस, और 90% जो है जो हम डिसाइड करते हैं रिएक्ट करने के लिए। तो बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो 1.5 आवर्स के 1.5 घंटे के पेपर का जो रिएक्शन हो रहा है वो उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है जी। और यहाँ एक बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि हम हमारे डेस्टिनेशन पर कैसे पहुंचते हैं। तो हमारा जो डेस्टिनेशन है, मान लीजिए मैं यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आलू के, एक आलू जो है उसको आप एक फ्रेंच फ्राइज बना के भी खा सकते हैं, उसको आलू की सब्जी, तरीदार आलू की सब्जी भी बना के खाया जाता है। कि वो आलू जिस प्रोसेस से गुजरता है वो अलग अलग है। अब बच्चों को ये सोचना बहुत जरूरी है कि हम उस आलू को हम उसके प्रोसेस से निकाले जिससे कि हमारा डेस्टिनेशन जो है वो हम सही डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। चैलेंजेस बढ़ गए, क्योंकि ये चिंता इस वजह से मैं जाहिर कर रहा हूं कि मैं क्लेट को लेकर के अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैंने बात की, स्कूल्स में बात की, कि जो टॉपर स्टूडेंट्स थे 10th में 11th तक उन्होंने जो कंटिन्यू किया, वो लोग क्लेट की तैयारी कर रहे थे, ड्रॉप करके कर रहे थे। बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं वो क्लेट पास नहीं कर पाए। ये बड़ा चिंता का विषय रहा है कि उनके पेरेंट्स से मैंने फिर संपर्क करने की कोशिश की कि आपके बच्चे को फलाई स्कूल में टॉपर रहा और आप क्लेट की तैयारी करवाई। पहले तो सोचने लगे हो कि ये भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बात कर रहे होंगे, लेकिन मैंने बताया कि मैं इसी तरह से जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, पता नहीं बच्चों का कुछ समझ में नहीं आया ऑनलाइन, और जो घर में रह करके कुछ स्थितियां डिफरेंट हो गई तो तैयारी उस तरह से नहीं कर पाए। क्योंकि एक बड़ा चिंता का विषय है कि जो आउटपुट बच्चे का आना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों में कोई स्किल नहीं है, बच्चे इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और निश्चित रूप से आज के बच्चे बहुत स्मार्ट भी हैं, लेकिन IT हमने उसके हाथ में थमा दिया है, टेक्नोलॉजी को हाथ में थमा दिया। जैसे आपने कहा कि भाई आलू है कि आप सब्जी बना के खा रहे हैं, कि बच्चा क्लास ले रहा है या फिर उसमें गेम खेल रहा है या फिर फ्रेंड्स के साथ में वो चैटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ये बड़ी बात है। तो चैलेंजेस इसमें
सबसे जो है वो केवल बच्चे के सामने नहीं है या भविष्य के सामने नहीं है, पेरेंट्स के सामने भी है कि बच्चे को जिस पर भरोसा करके हम करा रहे, हर पेरेंट्स अपने घर में नहीं रहता है, उन लोगों की चिंता लाजमी है। और उन्हीं के साथ में एक जो पशुपेश की स्थिति है कि अभी जैसे अर्चना व्यास जी मुंबई से हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैम आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको जी। अभी हाँ जी, आप कैरियर काउंसलर हैं, बच्चों की काउंसलिंग भी कर रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं इस समय कैसे जो 12th पास आउट के बच्चे कुछ संपर्क में है आपसे? हाँ, बहुत से बच्चों ने संपर्क किया और बहुत परेशान हैं बच्चे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं क्योंकि लगातार टीचर के कांटेक्ट में रहने से, जब वो लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं या स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, क्योंकि वो टीचर के कांटेक्ट में होते हैं, तो कहीं ना कहीं टीचर से जब बात करते हैं तो वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो ऑनलाइन इतना कंसंट्रेशन से ना तो उनकी पढ़ाई हो पाती, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि घर के अंदर भी आसपास लोग बात कर रहे हैं और उसी बीच बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। तो काफी चीजें जो होती हैं, जैसे जो बच्चा 100% एक क्लास में ले सकता है या 90% या 80% ले सकता है, वो बच्चा 40% या 50% ले रहा है। रिसेंटली अभी एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके पापा ने उसको एक खींच के थप्पड़ इस बात पर मारा कि क्योंकि उसके पापा मूवी देख रहे थे कोई, और बच्चे ने कहा मेरी क्लास चल रही है और आप इस टीवी की आवाज को कम करिए, मुझे सुनाई नहीं पड़ता। तो पेरेंट्स भी इस बात को नहीं समझते क्योंकि वो लोग भी अपने रूटीन से हटना नहीं चाह रहे हैं। आप देखिए ये इस बच्चे की विपदा कि वो बच्चा रो के मुझे फोन करके कह रहा है कि मैम अब मैं एग्जाम में कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे पापा मम्मी, कभी छोटा भाई, कभी दादाजी, कभी कोई दादी जी टीवी चलाते हैं, कभी कोई किसी बात पे बात कर रहा है, किसी बात पे घर में बहस हो रही है। ये सब चीजें बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो नहीं कर पा रहा है अपने अटेंडेंस से। और कई बच्चे तो ऐसे भी मिले मुझे जो जिन बच्चों ने मुझे पर्सनली फोन करके कहा कि मैम आप हमसे बात करिए, क्योंकि हम फेल होने के बाद किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। जी, बहुत समझाने के बावजूद भी उन लोगों मैम यहाँ अब स्थितियां बदल गई हैं। मैं 12th की और 10th की बात कर रहा हूँ। जो बच्चे 99% पास हो गए हैं, रिजल्ट बिल्कुल एकदम से जंप करता हुआ है, और इसमें फर्स्ट डिवीजन जो है वो भी एक तरह से कहूँ कि बिल्कुल निश्चित रूप से बच्चे बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट। मैं उस पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है और इन बच्चों का क्या होगा। अभी तो एडमिशन को लेकर आप जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एडमिशन नहीं होंगे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में बच्चों के, क्योंकि आप परसेंटेज को एक आधार बना रहे हैं। यूजीसी ने भी कोई गाइडलाइन अभी जारी नहीं की है, ना हमारे एचआरडी ने किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी की। एडमिशन का प्रोसेस क्या होना चाहिए इंस्टीट्यूट्स पे छोड़ दिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि जिस बच्चे के कोर्स में कटिंग कर दी गई, परसेंटेज बहुत अच्छे बने हैं, कई जगह मिठाइयां भी बट रही हैं, बहुत बात है, कई बच्चों को उम्मीद नहीं थी उससे ज्यादा परसेंटेज मिल गई है, लेकिन क्या वो बच्चे वेल स्किल्ड हैं? ये बड़ा सवाल होगा। उनको ज्ञान सामना करना पड़ता रहेगा आगे। देखिए, ज्ञान और डिग्री दो अलग अलग चीजें हैं, इन्हें हम मिक्स ना करें तो बेटर है। ज्ञान होना और डिग्री होना दो अलग अलग। और इस दौरान क्या हुआ है कि बच्चों को, कई बच्चे जो डिजर्व नहीं करते थे उनको मिल गया, और जो डिजर्व करते थे बहुत बढ़िया, उनको उतना नहीं मिला जितना वो डिजर्व। नतीजा क्या हुआ, दोनों ही लेवल्स पर, यानी कि जो एवरेज वो खुश है मगर उनका भविष्य अंधकार में, और जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट उनको कम मिला है तो उनका भविष्य भी अंधकार में। यानी कि ऐसा हो रहा है कि जो हमें सोचना चाहिए इस विषय पर कि हर इंस्टीट्यूट पर अगर छोड़ा है तो इंस्टीट्यूट को अपने खुद के एग्जाम्स लेकर एप्टीट्यूड के हिसाब से एडमिशन देने पड़ेंगे, ना कि बोर्ड में जो मार्क्स आए उनके हिसाब से एडमिशन। वापस मैं लौटूंगा वापस आपके पास में, माथुर साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, अब एडमिशन को लेकर के अभी बड़ी पशुपेश की स्थिति है। कोई कह रहा है कि जैसे डीयू ने अभी दिया है शायद कि वो परसेंटेज के उस पे लेंगे, तो प्रोसेस वास्तव में क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, बेटर तो ये हुआ कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तब उसकी जो है एक्चुअल जो इंटेलिजेंस है वो जज की जा सकती है। अगर मेरिट बेसिस पर होता है, क्योंकि अब टाइम कम है और सेशन लेट नहीं हो, तो हो सकता है कि ये मैं समझ रहा हूँ राजस्थान में तो मेरिट बेसिस पर ही होता है, एडमिशन टेस्ट होते नहीं है। जी
नेशनल एग्जामिनेशन जो प्रोफेशनल कोर्सेज उनको आप छोड़ दें, बाकी तो ज़्यादातर जो है वो मेरिट बेसिस पर एडमिशन होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज 90, 95 है वही वंचित हो जाएंगे, क्योंकि सीट्स जो है लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, एग्जामिनेशन कराना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल ये भी होगा कि आप क्राउड जो है प्राइवेट से तो बचाना चाह रहे हैं, उसमें स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ पर फीस की बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, आप एक को टोटल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना चाहिए कि भारत एक ऐसा तो है नहीं कि अमीर देश है, यहाँ तो स्टूडेंट के सामने वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। मैडम जैसे बता रही हैं, अर्चना जी ने एक किस्सा सुनाया, मैं कह रहा हूँ कि करोड़ों लोग जो हैं वो एक एक दो दो कमरे में रहते हैं, तो वहाँ कैसे ऑनलाइन एजुकेशन हो? इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, लैपटॉप सबके पास है नहीं, मोबाइल फोन भी बहुतों के पास नहीं है, मांग मांग के बच्चे पढ़ते हैं, और पावर सप्लाई है नहीं, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन भारत में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना इन फैसिलिटीज़ के सक्सेसफुल नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन एजुकेशन एक केवल सप्लीमेंट है, लेकिन जो मेन एजुकेशन है वो तो कैंपस में ही होती है। जब स्टूडेंट अपने और स्टूडेंट से बातचीत करता है और उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो शेयर भी करता है, स्टूडेंट से भी करता है, अपने सीनियर से भी करता है, टीचर से भी करता है। तो जहाँ तक एडमिशन का सवाल है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या आएगी, और कंपटीशन बहुत है, सीट्स कम है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी सीट्स कम है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत अनलिमिटेड सीट्स हैं, तो और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में सीट्स कम है, ये समस्या तो आएगी। लेकिन स्टूडेंट के पास ऑप्शन जरूर है कि प्राइवेट कॉलेजेस में, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में फीस पर कंट्रोल करना सरकार के लिए इस स्टेज पर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो कि स्टूडेंट्स जो कॉलेज में एंटर करते हैं उनका जो परसेंटेज है वो अभी भारत में 26 करीब है, अब थोड़ा सा बढ़ा है, 27.3 बता रहे हैं। तो ये परसेंटेज बहुत कम है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इस परसेंटेज को बढ़ाना पड़ेगा, इसमें प्राइवेट सेक्टर की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं इनके ऑप्शंस बेटर हैं, मैं समझ रहा हूँ, एवरेज स्टूडेंट के लिए, अबव एवरेज के लिए भी। एक्सीलेंट तो यूनिवर्सिटीज़ की और जो मेन कॉलेजेस उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है और जो अबव एवरेज भी है उसको एडजस्टमेंट बहुत दिक्कत आएगी। प्राइवेट कॉलेज में फीस की बहुत, सरकार का इसमें समझ रहा हूँ इसको इंटरफियर करना चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में फीस कम हो। जी सर, मैम सुप्रीति जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एडमिशन को लेकर के हम जरूर चर्चा करना चाहेंगे कि वास्तव में अब समय कम, बात ठीक है, और सरकार क्राउड से बचाने के लिए तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के वो पहल कर रही है। एग्जाम होना बहुत मुश्किल है एंट्रेंस के लिए, तो वास्तव में अब प्रोसेस क्या अपनाना चाहिए ताकि बच्चे भी पैनिक ना हो। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बात एक राजस्थान की नहीं है, पूरे इंडिया में यही स्थिति है, हर स्टेट को यही फेस करना पड़ेगा। आपके पास में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या हो, प्रोसेस क्या हो? जी डॉक्टर सुप्रीति जी, आपसे मेरा सवाल है ये। मैं क्लियर सुनाई नहीं दिया, आप थोड़ा सा। मैं एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के जानना चाहूंगा कि अब वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। कुछ हम कैसे एंट्रेंस एग्जाम हो, या फिर पहले आओ पहले पाओ, या फिर कहें कि जो हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता आ रहा है कि बिल्कुल बच्चों का तो एडमिशन तो उसी से होगा परसेंटेज के बिहाफ पे ही, तो क्या कुछ करना होगा, या यूनिवर्सिटीज को एक बार के लिए सीट्स बढ़ानी चाहिए, क्या जाए? अब आपकी आवाज क्लियर नहीं है। मैम मेरा सवाल ये है कि जैसे माथुर साहब से मेरा सवाल था, एडमिशन का जो प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं हम, वो कैसे हो? अब आवाज आ रही है मैम मेरी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैं एडमिशन को लेकर के जानना चाह रहा हूं कि एडमिशन के लिए क्या हो, अब होना क्या चाहिए अब? जी चलिए, मैं अर्चना जी से जुड़ना चाहूंगा, मैं वापस आऊंगा आपके पास में, आप तक मेरी शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अर्चना व्यास मैम, आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ बिल्कुल सुन पा रही। जी, एडमिशन को लेकर के क्या किया जाना चाहिए, सरकार क्या रास्ता अपनाए ताकि बच्चों को भी दिक्कत ना हो और हम इस फेज को भी फेस कर सकें? सर देखिए, मैंने 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले भी ये बात सलाह दी थी कि एक कॉमन एडमिशन टेस्ट करवा दिया जाए, सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट, और उसमें उसके अंदर जिस बच्चे के जैसे आए हैं
उस हिसाब से एडमिशन्स का जो है वो बंटवारा हो जाए। मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि सरकार ने कहा कि उनके पास, और मैं जहां तक मैं सुनती हूँ और अखबार पढ़ती हूँ, न्यूज देखती हूँ, उसमें एक ही चीज समझ में आती है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराने का। सर देखिए, जून से लेके जुलाई से लेके अब अगस्त आ गया, तब भी क्या 2 महीने में क्या इंडिया एक एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अक्रॉस इंडिया तैयार नहीं कर सका? अब कुछ नहीं हो सकता। तो बीती बात तो बिसारिए, अब आगे का यह है कि हर कॉलेज को अपना एक एंट्रेंस टेस्ट भले ही ऑनलाइन ले लेना चाहिए, जिससे कि जो काबिल बच्चे हैं उन्हें अपना जगह मिले, जो एवरेज बच्चे हैं उन्हें अपनी जगह मिले, और जो बिलो एवरेज बच्चे हैं वो किसी भी तरीके से सेट हो सके। देखिए, बच्चा चाहे एवरेज हो, बिलो एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, मगर उसको जगह अपनी मिलनी चाहिए। एवरीबडी शुड हैव अ रूम ऑफ हिज और हर ओन, मतलब जगह सबको मिलनी चाहिए समाज में। इसलिए एक टेस्ट हो जाए जिससे समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। बच्चों में वो जो एक काबिलियत के पीछे जुनून होता है बनाने के लिए कि हमें एग्जाम तो एग्जाम ही होता है उसके लिए, क्योंकि आप दही को बिना मथे आप सोचें कि उसमें से क्रीम निकल करके चली जाए, वो कोई काम की भी नहीं है। जिसे मलाई कहते हैं, वो आपके फैट्स भी बढ़ा सकती है, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकती है, उसकी आवश्यकता नहीं है। मक्खन जो होता है, जिसको डॉक्टर भी खाने की सलाह देते हैं, वो तभी होता है जब मतने के बाद में निकलता है। डॉक्टर सुप्रीति जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, अभी सुन पा रही हूँ मैं। जी, हम एडमिशन को लेकर के चर्चा कर रहे थे कि हाँ, वास्तव में अभी होना क्या चाहिए। समय कम है, मैं 30 सेकंड में चाहूंगा आपसे। मेरे ख्याल से अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन वगैरह, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह कंडक्ट करना थोड़ी फिजिबिलिटी कम भी हो जाती है। जैसे अगर मैं हमारे कॉलेज की एग्जाम्पल लूं, हमारे दूर दराज से बच्चे आते हैं गाँव से, तो ऑनलाइन मुश्किल हो जाता है। तो एंड मैम जैसे कह रही थी कि हमें कोई एक एप्टीट्यूड टेस्ट रखे, जिससे कि हम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस के बेसिस पर नहीं, बट उनके एप्टीट्यूड के एबिलिटी के बेसिस पर हम एक क्राइटेरिया रखे, जिससे कि हम स्क्रीन कर पाए। जी, मैं समझ चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ है और भारत का जो भविष्य जिसे हम कह सकते हैं यही लोग बनाएंगे, और भविष्य जो भी बनाता है उसमें निश्चित रूप से उस पीढ़ी का योगदान होता है जिसको हम दाव लगाते हैं। दाव इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे सपने पूरे करेगा, देश ये चाहता है कि हमारे सपने पूरे करेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक ऐसे मोड़ पे हैं, कोविड काल में चुनौतियां बहुत सारी हैं, हर मोड़ पे हैं, लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है और इससे चर्चा करना या कहें कि इस पे ध्यान देना व्यर्थ नहीं है, बहुत जरूरत है, समय की डिमांड है। और अगर हम चूक कहीं पे भी किसी स्तर पे होती है तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, पेरेंट्स के साथ साथ देश को भुगतना पड़ेगा। तो कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो डिप्रेशन में ना आए। हर बच्चे को उसका जो इंपॉर्टेंस है वो उसे उस तरह से मिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।